Hello students, welcome in my class. Today we are starting second exercise. Second exercise start करने से पहले उस पर बेस्ड हम कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे. इस एक्सरसाइज में आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आपका यूज़ होना है. तो ये थ्योरम इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना होगा, तभी आपको ये रूल समझ आएगा. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यहाँ पर भी आपको क्लियर कट बताया गया है. मैंने भी अपनी तरफ से रूल लिख के दिखाया. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकुरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर. इंडिपेंडेंट होगा कि पहले वाला इवेंट आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और उसकी प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए दूसरे वाले इवेंट के साथ. ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकुरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर. देखो, ये क्वेश्चन करोगे और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि कब हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं. अब इसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड हमारा ये रूल है. वी नो दैट ये रूल आपने पढ़ा ए बाय बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो रूल आपने निकाला था फर्स्ट एक्सरसाइज में. उस रूल की हेल्प से हम क्या करते हैं? ए बाय बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब इसमें आप ए इंटरसेक्शन बी की अगर वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी क्या करती है? बी के ऊपर डिपेंड करती है. ये हुई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. लेकिन जब आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कहने का मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बी के ऊपर डिपेंड ना हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन हो. तो ये क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. और ए इंटरसेक्शन बी आपको ए इंटरसेक्शन बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी. इसका मीनिंग क्या होगा? जब आपको दो इवेंट्स की एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो ए एंड बी दोनों की निकालनी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे? ए एंड बी करते थे. तो ए एंड बी जब दो इवेंट्स की आपको एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. इस रूल को फॉलो करोगे और इसको ए इंटरसेक्शन बी को हम ए बी भी राइट कर सकते हैं. रूल आपका वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. एंड दिस रिजल्ट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की ये लास्ट में भी लिखा हुआ इसी रूल को गिवन है. दिस रिजल्ट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो आपने ये ध्यान रखना है. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है दोनों केसेस पर हो सकता है. डिपेंडेंट पर भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट पर भी हो सकता है. डिपेंडेंट पर आपका ए बाय बी ही रहेगा. ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैसे आएगी? ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. जब इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज के. 13.2 एक्सरसाइज है. फर्स्ट क्वेश्चन है, if probability of A 3/5 and probability of B 1/5, find A intersection B. Find probability A intersection B if A and B are independent events. A और B आपके क्या है? तो यहाँ में इवेंट्स गिवन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इज इक्वल टू 3/5 गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना? 1/5. फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. इफ हमें पता है रूल, इफ इवेंट्स ए और बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी. जब इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट में ए बाय बी आता है, इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है. मैंने अभी आपको रूल्स में बताया. प्रोबेबिलिटी जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो बट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये आपको ध्यान रखना है. जब आपके पास गिवन कंडीशन ये हो कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो इसी रूल को यहाँ फॉलो किया गया है. ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/25 आया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, 2 cards are drawn at random and without replacement.
फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं, ड्रॉ का मतलब उठाना कार्ड्स को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की जो दोनों कार्ड्स हमने उठाए हैं ब्लैक हैं। देखो यहाँ कार्ड्स 1 बाय 1 उठाए गए। फर्स्ट ड्रॉ में फर्स्ट ही 1 कार्ड उठाया गया, सेकंड कार्ड को सेकंड ड्रॉ में उठाया गया। ऐसा नहीं है कि 2 कार्ड्स एक साथ उठाए गए। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसने बीच में वर्ड लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब इससे ये पता होगा कि पहला कार्ड उठाया उसने उसको वापसी नहीं रखा, चाहे उसका ब्लैक आया था या नहीं आया था, उसको वापसी नहीं रखा। तो नेचुरली टोटल कार्ड्स क्या हो गए? कम आ गए। तो यहीं से पता चल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट से ही पता चल रहा है कि हमें दोनों कार्ड्स 1 बाय 1 उठाए गए हैं, एक साथ नहीं उठाए गए। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा 2 कार्ड्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर रही है। तो ऐसे आपको 2 कार्ड्स उठाने के लिए आपको दोनों के लिए अलग अलग इवेंट्स पोज करने पड़ेंगे। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ ब्लैक कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ। और आपको पता है ए इवेंट हमने ब्लैक कार्ड लेने के लिए किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26, और टोटल कार्ड 52, 1 बाय 2 आ गया। एंड बी बी द इवेंट गेटिंग अनदर ब्लैक कार्ड इन सेकंड ड्रॉ। अब बी इवेंट है दूसरा ब्लैक कार्ड जो सेकंड ड्रॉ में हमने उठाया तो इसमें कार्ड को रिप्लेस नहीं किया गया, तो ऐसा इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट कहलाएगा। सेकंड कार्ड जब उठाया यहीं से हमें पता चला विदाउट रिप्लेसमेंट। अब कार्ड पहले वाला वापसी रखा ही नहीं, तो नेचुरली जो सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी वो पहले के ऊपर डिपेंड करेगी ना। तो यहाँ पर बी बाय ए लिखोगे। हाँ, अगर कार्ड्स को वापसी रख दिया गया होता तो हमारा कार्ड सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट हो जाती, तब उसका इस पर इफेक्ट नहीं होता। अब आपको क्लियर हो गया होगा इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू, अब सेकंड आपका ब्लैक कार्ड, क्योंकि सेकंड नंबर पे भी हमें ब्लैक कार्ड चाहिए, तो ब्लैक कार्ड हमारा एक कम हो चुका है ना। फर्स्ट राउंड में हमने ब्लैक कार्ड उठाया, अब ब्लैक कार्ड हमारा 1 कम हो चुका है, और टोटल कार्ड भी हमारे एक कम हो गया, 51 आ गया। तो ब्लैक कार्ड की सेकंड केस में सेकंड रो में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 25 और 51, और साथ में आपको बी बाय ए भी लिखना होगा क्योंकि ए की कंडीशन है। अब हमें क्योंकि दोनों कार्ड की निकालनी है, दोनों ब्लैक कार्ड की एक साथ निकालनी है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ए एंड बी। इसको आप ए बी भी इकट्ठा भी लिख सकते हो। तो इसका रूल क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखोगे। ए की वैल्यू कितनी है? 1 बाय 2, एंड बी बाय ए की वैल्यू कितनी है? 25 बाय 51। अब ये कट तो हो नहीं रहा, 25 बाय 102 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन 3 randomly selected oranges drawn without replacement। ए बॉक्स को इंस्पेक्ट किया गया, इंस्पेक्ट का मतलब चेक किया गया है, बाय एग्जामिनिंग 3 randomly, 3 मतलब कोई भी बॉक्स में से 3 ऑरेंज ले लिए विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे आप भी कोई बॉक्स लेने गए हो, आप सारे ऑरेंजेस तो चेक नहीं कर सकते ना, पूरे बॉक्स को चेक नहीं कर सकते, कोई भी 2-3 पीस निकाल के देख लिया। ऐसे ही 3 रैंडमली पीस उठा के चेक कर लिया गया। इफ ऑल द तीनों के तीनों पीस अच्छे आए, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, तब वो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। हम कह देते हैं हाँ सेल के लिए अप्रूव हो गया। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, मतलब तीनों ठीक आ गए तो सेलिंग के लिए अप्रूव हो गया, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, जिसमें टोटल ऑरेंजेस कितने? 15, आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। उस केस की प्रोबेबिलिटी निकालो कि बॉक्स क्या हो, सेल के लिए अप्रूव होगा। तो सेल के लिए तभी अप्रूव होगा ना जब आपके तीनों के तीनों ऑरेंजेस जो ट्रायल के लिए उठाए गए थे वो अगर गुड होंगे। तो अब हमें 3 ऑरेंजेस के लिए 3 इवेंट्स पोज करने होंगे, और यहाँ पर साथ में आपको ये भी कंडीशन गिवन है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जब आपकी चीज़ विदाउट रिप्लेसमेंट आए, मतलब वापसी एक फर्स्ट रो में चीज़ निकाल के वापसी नहीं रखेगी, दैट मीन्स आपके इवेंट्स क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? डिपेंडेंट, मतलब सेकंड वाले की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट वाले के ऊपर उसको डिपेंड रहना पड़ेगा। तब हम यही करेंगे, टोटल ऑरेंजेस पहले लिखेंगे कितने हैं? टोटल ऑरेंजेस 15, गुड ऑरेंजेस 12, बैड कितने हैं? 3। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ गुड ऑरेंज इन फर्स्ट रो, तो गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 12 बाय
15 एंड बी विद इवेंट, क्योंकि सेकंड तीनों के तीनों ऑरेंज हमें गुड चाहिए, तो बी इवेंट भी गुड ऑरेंज के लिए होगा। बी विद इवेंट गेटिंग अ गुड ऑरेंज इन सेकंड रो। अब देखो रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, सिंस इवेंट्स आर डिपेंडेंट ड्यू टू ऑरेंजेस आर नॉट रिप्लेस, क्योंकि ऑरेंज को रिप्लेस नहीं किया गया तो एक गुड आपका कम हो गया ना। अब गुड कितने रह गए 11, और टोटल भी कम हो गए। टोटल ऑरेंजेस हमारे 15 थे। अब क्योंकि 3 ऑरेंज लेने हैं तो थर्ड के लिए भी एक अलग से इवेंट लेना होगा। यहाँ पर आपको बी बाय ए लिखना होगा, क्योंकि ऑरेंज पहले वाला रिप्लेस नहीं किया गया। सी बी द इवेंट गेटिंग अ गुड ऑरेंज इन थर्ड रो। अब आपने सी इवेंट लेना थर्ड रो में जो ऑरेंज उठाया, तो उसमें पहले और सेकंड रो में जो ऑरेंज उठाए वो रिप्लेस नहीं किए गए, इसलिए ए बी आएगा। और टोटल ऑरेंज आपका पहले 11, अब 10 रह जाएंगे, और टोटल में से भी एक कम हो गया। गुड ऑरेंज 10 रह गए, अब टोटल में भी 2 कम हो गए, 13 रह गया। अब आपको तीनों गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, ए बी सी, इंटरसेक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो सिंपल भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन सेकंड वाले की बी बाई आएगी, और थर्ड वाले की सी ओवर ए बी। ए की वैल्यू कितनी है 12/15, बी बाय ए की वैल्यू 11/14 एंड सी बाय ए बी की वैल्यू 10/13। सिंप्लीफाई करोगे कितना आया 44/91। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event, head appear on the coin, B be the event, 3 on the die. Check whether A and B are independent or not. दो अलग अलग इवेंट्स। A fair coin and unbiased dice are tossed. Let A be the event, head appear on the coin, and B be the event, 3 on the die. Check whether A and B are independent or not. सबसे पहले तो हमें ए और बी इवेंट्स के बारे में पता लगाना, उनकी वैल्यू लिखोगे और सैम्पल स्पेस भी बनाना है। तो आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टोस्ड आर हेड एंड टेल होते हैं, आपको पता है। और जब एक डाई को रोल किया था तो आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब सैम्पल स्पेस जब बनाओगे, क्योंकि दोनों को एक साथ किया गया, हेड फेयर कॉइन को भी और डाई को भी, दोनों को एक साथ, तो सैम्पल स्पेस जब बनाओगे तो दोनों टर्म को साथ साथ लेना। अब देखो जब कॉइन को टॉस किया, हो सकता है हेड आया हो और साथ साथ डाई चल रही हो सकता है 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, हमें नहीं पता। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है। तो हेड के साथ सारे पेयर बनाओगे, हेड H1 H2 H3 H4 H5 H6। ऐसे ही टेल की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो टेल के साथ भी T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो टोटल हमारे पास ये सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स आए हैं 12। अब हमें इवेंट ए और बी जो बुक में गिवन है उसके हिसाब से चलना है। लेट ए विद इवेंट हेड अपीयर ऑन दी कॉइन एंड बी विद इवेंट 3 ऑन दी डाई। ए इवेंट लेना है, ओनली हेड होना चाहिए, और आपको पता है हेड अपीयर होने के लिए इवेंट ए लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 ओनली हेड की। हेड और टेल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या आएगी 1/2 एंड बी विद इवेंट 3 ऑन दी डाई। तो 3 के लिए भी क्या आएगी, 3 किस में आ रहा है, डाई वाले केस में आ रहा है, तो 3/1। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम 1/6 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, हेड और 3 दोनों होने चाहिए। तो इसके लिए आपको इस सैम्पल स्पेस में आना पड़ेगा, हेड और 3 दोनों होने चाहिए। तो ये ऐसा, इसको दोनों वे से निकाल सकते हो। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हेड की क्या है 1/6 और टेल की कितनी है 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1/12 आएगा। दूसरे वे से कैसे निकालोगे, सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम कितने हैं 12, और ऐसा हेड और 3 का एक ही केस है 1/12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऐसा एक ही केस है 1/12। इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब हमें चेक करना है इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इवेंट्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर इक्वल नहीं आएंगे आर नॉट इंडिपेंडेंट आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें ऐसा ही कुछ करना है। अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ड। Let A be the event that the number is even and B be the event that the number is red. Are the events A and B are independent?
यहाँ पर भी आपको चेक करना है इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। ए डाई जिसके ऊपर कितना मार्क किया गया 1 2 3 1 2 3 इन रेड, तो हम लिखेंगे रेड कलर में 1 2 3 और ग्रीन कलर में क्या हमारे पास 4 5 6 है। टोटल हमको आउटकम में पता है कितने होते हैं 6, ये भी हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए। अब ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, देखो नंबर इवन बोला उसमें कोई कलर का नहीं है आपने देखना, तो डाई को रोल करते हो इवन नंबर उसमें 3 आते हैं, 3/6 1/2 आएगा। और बी द इवेंट क्या लेना है, नंबर इज रेड। अब आपको पता है रेड में कितने नंबर है हमारे पास 3, तो 3/6 कितना आएगा 1/2। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, तो रेड भी होना चाहिए इवन भी होना चाहिए, तो रेड भी होना चाहिए इवन भी होना चाहिए, ऐसा क्या है 2 ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 है, बोथ इवन एंड रेड। मैंने साथ में आपको समझा दिया बिकॉज ये साथ में इवेंट रीजन दिया है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें सिंगल एलिमेंट आ रहा है 1/6 आ गया। अब हमें चेक करना है इंडिपेंडेंट है नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इक्वल होना चाहिए, बट इसकी वैल्यू क्या 1/6 है और इसकी वैल्यू क्या, तो ये नॉट इक्वल आ गया, इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप इसको दूसरे वे से भी कर सकते हो, दोनों की टर्म की वैल्यू अलग अलग निकालो और जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की वैल्यू निकाल ली और इनकी वैल्यू निकाल ली, इक्वल नहीं आ रहे, या इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ई एंड एफ बी द इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, एफ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी गिवन है। यहाँ पर भी आपको चेक करना है ई और एफ इंडिपेंडेंट है नहीं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू सारी गिवन है। तो ई क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है हमारे पास 3/5, एफ गिवन है 3/10 है, और ए इंटरसेक्शन एफ कितना 1/5। पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है 3/5 इंटू 9/10 9/50 आ गई, और ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 1/5 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, सो इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा चेंज आया है। 7 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 7 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, ए यूनियन बी 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है पी है। फाइंड पी, पी की वैल्यू निकालनी है इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो केस में आपको पी की फर्स्ट केस आपको दिया हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, सेकंड दिया हुआ इवेंट्स क्या हो इंडिपेंडेंट हो। तो आपको क्या करना है 7th क्वेश्चन, सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने इसको डिफाइन किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हेन देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, जब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या हो 5 हो। तो ऐसा जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन हमारा 7th इसी पे बेस्ड है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, ए यूनियन बी गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी गिवन है, इसी पी की वैल्यू निकालनी है। फाइंड पी, पी की वैल्यू आपको दो केस में निकालनी। फर्स्ट केस क्या हमारा इवेंट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बेस पे करेंगे। व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें पता है, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5 होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो ए यूनियन बी की वैल्यू निकालो आप, क्योंकि हमें ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है और हमें पता लगाना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पी की वैल्यू निकालनी है और इस वैल्यू को यूज़ करना है। तो नेचुरली आपको ए यूनियन बी की का फॉर्मूला लिखना होगा। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 है, ए की वैल्यू 1/2 है और बी की वैल्यू पी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और इसको सिंप्लीफाई करके 3/5 माइनस 1/2 कितना आया, पी की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम लेके कितनी आई 1/10। वेरी सिंपल है। सेकंड केस क्या है कि जब आपके पास इंडिपेंडेंट हो, हम लिखेंगे इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन रूल क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तब इसी रूल को फॉलो करेंगे। दोबारा से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला रूल फॉलो करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 3/5, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, बी की वैल्यू कितनी है पी माइनस
ये अभी अभी हमने लिखा क्योंकि इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। 1/2 पी, ए की वैल्यू अगेन वी हैव 1/2 और बी की वैल्यू कितनी है पी। तो इसे सोल्व करो, 1/2 तो इधर लाएंगे तो 3/5, 1/2 प्लस हाफ पी आएगा, क्योंकि देखो ये 1p एंड हाफ पी, 1 में से हाफ पी गया, 1/2 पी बच जाएगा। तो 3/5 में से 1/2 गया, हाफ पी आया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 6 - 5 आ जाएगा, p/2, ओनली p की वैल्यू निकालनी है। तो इस 2 को ऊपर ले जाओ, p की वैल्यू कितनी है 1/5 सॉरी। तो ये क्वेश्चन हमारे 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।